नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करेंगे मैट्रिक्स। चैप्टर 3 है हमारे एनसीईआरटी बुक का, और उसका कुछ पोर्शन आज हम करेंगे 3.1, 3.2, 3.3 तक, और उसके बाद का बाद में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है, पहले कभी यूज़ भी नहीं हुआ है ये, जैसा कि हमारा सिलेबस है एनसीईआरटी का। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक स्क्वायर, ऐसे समझ लो, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज एन स्क्वायर एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस तरीके से है। साधारण भाषा में, लेमैन की भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसके अंदर जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी, अगर लीनियर इक्वेशन दिमाग में है जो 9वीं 10वीं में पढ़ी हो, अगर वो नहीं भी है दिमाग में, तो उसके अंदर एलिमेंट्स हम अरेंज करते हैं, ठीक है। उसको अरेंजमेंट, जब लीनियर इक्वेशन पड़ी हुई है तो उससे आसानी हो जाती है कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज कर देते हैं। एक ऑर्डर्ड होता है, यानी कि एलिमेंट को एक ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं किसी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगुलर जो होता है, बॉक्स कह लो या उसको एरे कह लो या उसको कुछ भी कह लो, इस तरीके का ये होता है। और इसके अंदर जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं रो और कॉलम में लीनियर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, तो ये मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो सिंपली इसको कुछ लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन भी समझते हैं कि अनदर फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन की और उसको सॉल्व करने की। वो तो है ही, उसके अलावा भी इसके कई यूजेस होते हैं, मतलब क्रिप्टोग्राफी में भी इसका यूज होता है, और वेरियस आगे भी इनकी, मतलब जो सिमेट्री वो सब, उसमें आगे जब आप इसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। बहुत जगह थोड़ा ये हेल्पफुल रहता है, मतलब ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव मेथड है जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। खासतौर से लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स की, 4 वेरिएबल्स की, इस मैट्रिक्स मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। और यही आपका लास्ट में क्वेश्चन भी है। पूरा सब पढ़ने के बाद जो लास्ट क्वेश्चन आएगा, पेपर में भी, एग्जाम में भी आता है और बुक में भी है, उसमें वो मैट्रिक्स मेथड से ही लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को बोलते हैं। तो उससे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। सपोज किसी के पास एक, इसमें बुक में भी ऐसे उदाहरण है कि राधा के पास या श्याम के पास 15 जो है वो है पेन है या पेंसिल है। तो हम इसको अगर ऐसे 15 लिख करके ये मैट्रिक्स के अंदर डाल दिया, तो हमने क्या करा, इसको अरेंज कर दिया मैट्रिक्स में, ठीक है। वो एक सेट का ऐसे सिंबल होता है जिस तरीके से, ऐसे मैट्रिक्स का ये वाला ब्रैकेट होता है। तो ये सारे ब्रैकेट बहुत जरूरी है। अगर आप इसके अलावा कोई ब्रैकेट यूज करेंगे तो मैट्रिक्स नहीं माना जाएगा। मैट्रिक्स के लिए आप यही वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर आपने ये ब्रैकेट लिया ऐसे और इसके अंदर ये डाल के कोई भी, जैसे 2 एलिमेंट कर रहे हैं तो 15 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, इस तरीके से मैं बताऊंगा। तो इस रेक्टेंगुलर जो ये है एरे, इसके अंदर जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो ये मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब 3.2 हम देखते हैं, जिसमें है मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात है। थ्री 3.2 है मैट्रिक्स। तो सपोज अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मेरे पास या प्रशांत के पास 2 पेन हैं, 4 पेंसिल हैं। अगर आप इसको लीनियर की फॉर्म में देखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 2 पेन हैं और 4 पेंसिल हैं, यानी कि ये पेन हो गई, पेंसिल हो गई। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन बना दी। तो मैट्रिक्स में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं कि इसके पास क्या है, 2 पेन चाहे आगे लिख लो, 4 पेंसिल ऐसे लिख लो। ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी का मन कर रहा है तो कोई ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। 2 पेंसिल हैं, क्या है, पेन था आगे, जो भी है, 2 और 4 ऐसे कर सकता है।
या कोई और तो तरीका मुझे लग नहीं रहा। दो को आप ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं, या तो दोनों को रो में डाल देंगे या दोनों को कॉलम वाइज डाल देंगे। ये दोनों तरीके ही ठीक है, तरीका कोई भी गलत नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आप एक मैट्रिक्स को जिस तरीके से अरेंज करेंगे उसके बाकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी फिर उसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बीच में ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे पेंसिल ले रहे हैं और यहाँ पेन ले रहे हैं तो फिर आगे भी ऊपर ही पेंसिल लेंगे और नीचे ही पेन लेंगे, ऐसा फिर नहीं करेंगे कि यहाँ पे फिर पेंसिल ले ली यहाँ। तो ये बात का ध्यान रखना है। बाकी चाहे आप रो वाइज करिए, कॉलम वाइज करिए, कैसे भी अरेंज उसको कीजिए, लेकिन जिस जगह पे जो वेरिएबल आप ले रहे हैं वो वेरिएबल वही होना चाहिए। कहने का मतलब बाहरी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ x है तो यहाँ y होगा। अगर अगली इक्वेशन कोई होती कि 4x - 5y है ऐसे करके, तो उसमें आप फिर से x वाला जो वेरिएबल होगा x के सामने यही आना चाहिए। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आप एलिमेंट जैसे भी अरेंज करें, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है वो फिर उसी पैटर्न में चलेगी। और पैटर्न बहुत जरूरी है। स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स भी आज अब जो डेफिनेशन है वो कैलकुलेशन नहीं है, वो रिकॉग्नाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स बोली जाती है। मतलब आपको गुणा भाग वो तो कंप्यूटर कर लेता है, लेकिन आप पैटर्न को कितना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ये मैथमेटिक्स एबिलिटी होती है। और जो बच्चा ये मतलब ज्यादा कर पाता है, समझ पाता है पैटर्न्स को, हमारी लाइफ में भी होते हैं, हमारी बुक्स में तो दिए ही होते हैं, और लाइफ में इवेंट्स में, सोशल इवेंट्स में, साइंटिफिक इवेंट्स में, बहुत फिनोमिनन में हमारे पास पैटर्न्स होते हैं। तो पैटर्न्स जब आप रिकॉग्नाइज करने लगते हैं तो आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी समझ में, फिर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप उसको फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर आप उसको कैलकुलेशन करते हैं और आगे की प्रिडिक्शन करते हैं। दिस इज व्हाट बेसिकली हम मैथमेटिक्स से चाहते हैं। तो ये भी उसी तरह की कि मतलब आप अरेंजमेंट करेंगे, आप उसी तरीके से फिर फर्दर उसकी अरेंजमेंट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं रैंडमली, ठीक है। रैंडम क्वेश्चन में चांसेस ये होते हैं कि क्वेश्चन कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन वो पता चल जाएगा आपको। रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चल जाता है, कभी कभी नहीं भी चलता, लेकिन आंसर वगैरह से अंदाजा लग जाता है कि क्वेश्चन गलत है। तो एक क्वेश्चन जैसे हम ले लें कि एक फैक्ट्री में, ठीक है, ये है हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक फैक्ट्री दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है, मैंने ऐसे बोला, और दो फैक्ट्री हैं सपोज, एक फैक्ट्री 1 है और एक फैक्ट्री 2 है, इस तरीके की हैं, दो फैक्ट्री हैं और दोनों ही फैक्ट्री दो प्रोडक्ट बनाती है। मतलब पहली बनाती है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दूसरी भी बनाती है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो आपसे कहा है कि पहली फैक्ट्री 4 प्रोडक्ट ए बनाती है, 5 प्रोडक्ट बी बनाती है, दूसरी फैक्ट्री 6 प्रोडक्ट ए बनाती है और 7 प्रोडक्ट बी बनाती है। बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है और ये बोला है इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कीजिए। तो एक तो आप वेरिएबल से करते हैं इसको, ठीक है, और अब मैट्रिक्स है तो आप मैट्रिक्स से बिल्कुल आप ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं इसको। कोई लिखेगा ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। अब कोई इसका अपोजिट भी कर सकता है, यहाँ फैक्ट्रीज ले ले, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, तो इसका वो इधर ही आ जाएगा। जैसे पहली फैक्ट्री प्रोडक्ट 4 बनाती है, प्रोडक्ट बी 5 बनाती है, और दूसरी फैक्ट्री प्रोडक्ट ए 6 बनाती है और दूसरा 7 बनाती है। तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वह फिर सॉल्व भी उसी तरीके से होगा और आंसर भी उसी चीज का आएगा जो आपने यहाँ पे ली हुई है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, रो वाइज कॉलम वाइज कैसे भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो एक बार लेंगे वही फर्दर आगे लेंगे। और ये मैं जो बार बार रो और कॉलम बोल रहा हूँ इसको भी इंट्रोड्यूस में करा देता हूँ, ये सब क्या है। अब सबसे पहले हमने मैट्रिक्स बना ली, समझ में आ गया कैसे बनानी है, और बुक में क्वेश्चन है उनको भी ट्राई कर लेना। मैं डायरेक्ट अब रैंडम एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, किसी भी मैट्रिक्स का नाम देते हैं, कैपिटल ए मैंने माना, बराबर, ठीक है, ऐसे आइए 4 5 6 और 7, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और मैट्रिक्स हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इस तरीके के रेक्टेंगुलर एरे के अंदर एलिमेंट की अरेंजमेंट है, और जो इसके अंदर होता है उसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका एक ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर का मतलब है कि रो और कॉलम कितने हैं उन दोनों का रेशियो कह लो या उन दोनों का रिप्रेजेंटेशन कह लो, वो होता है। तो रो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, ये जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हमारी किताब होती है, कॉपी में हम लिखते हैं, तो ये रो वाइज हम लिखते हैं, ठीक है। और जब हम कॉलम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं,
तो इसमें कितनी रो हैं, एक रो ये हो गई, एक और एक रो ये हो गई, तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो ये हो जाएगा 2, ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक है। ये इसके बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे, और इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 हैं, 1 और 2, ये 2 कॉलम है इस तरीके से, और इसमें 2 ही रोज हैं। तो रोज इनटू कॉलम ऑर्डर होता है, ऑर्डर लिखेंगे तो आगे रोज लेते हैं हम, ये रूल है, हमेशा रो आगे आएगी और उसके बाद आप क्रॉस लगा के कॉलम लिखेंगे, ये ऑर्डर लिखने का तरीका है। आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ 3x4 ये ऑर्डर है, तो उसमें 3 रोज होंगी और 4 उसके कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो ये 2x2 यानी कि स्क्वायर बन गया, 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। ऐसे मैट्रिक्स के ना कई टाइप होते हैं इसी के बेस पे, जिसमें एक रो होती है तो वो रो मैट्रिक्स हो जाती है, जिसमें एक कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाती है, जो स्क्वायर बनाते हैं एलिमेंट रो और कॉलम उसके, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है, जिसके डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं बाकी सब 0 होते हैं तो वो डायगोनल हो जाती है, जिसके डायगोनल के भी एलिमेंट सेम होते हैं तो वो स्केलर हो जाती है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा अभी। वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है कि डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो सब 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। डायगोनल कौन सा होता है, ये वाला, अगर इसके डायगोनल एलिमेंट हमसे पूछे, अभी मैं वो बाद में बताता हूँ। तो ये हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या है, एक सिंपली हमने मैट्रिक्स देखी, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट देखे, उसको पढ़ना सीखा, उसको नाम दिया ए, और उसको दिखाते हैं ऐसे, बोलते हैं ऐसे, 2x2, ये हो गया रो इनटू कॉलम। एक उदाहरण और लेते हैं, उसमें क्या है, जैसे उसका नाम दे दिया आपने बी, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 2 4 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप गिनिए, ये एक पहली रो और ये दूसरी रो, तो इसमें कितनी रो हो गई, 2 रोज हो गई, कॉलम 1 2 3, तो इसमें क्या हो गए, हमारे पास 3 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2x3। अब इन एलिमेंट को बोलते क्या है, जैसे ये पहला एलिमेंट है तो आप इसको बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप, रोज को आई से करते हैं जनरली और कॉलम को जे से करते हैं। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स बी है और बी मैट्रिक्स का ये एलिमेंट है, तो इसको स्मॉल बी से भी आप दिखा सकते हैं कि बी आई जे क्या है, इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आई जहां पे रोज होंगी, जे जहां पे कॉलम होंगे। मतलब अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि 2 कहाँ पे है, इस पूरी मैट्रिक्स में 2 की जगह क्या है, तो 2 की जगह है, ये तो एलिमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल बी ले लिया हमने, और 2 की जगह क्या है, ये पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है। मतलब इस तरीके से देखेंगे तो आप पहली रो पे है और पहले ही कॉलम में है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, सॉरी इसकी जगह हो जाएगी 1, ये 1 1, यानी कि B11 बोलेगा कोई तो आप कहेंगे 2। अब मुझसे कोई कहे B12 यानी कि पहली रो सेकंड कॉलम यानी कि बराबर 4, B13 यानी कि 6, B21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी वैल्यू यानी कि 7। इसी तरीके से B22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो में सेकंड कॉलम ये रहा, तो दिस इज 8। तो इस तरीके से ये एलिमेंट की पोजीशन होती है, ठीक है। ऑर्डर हो गया, पोजीशन हो गई, इसके बाद हम आते हैं टाइप्स पे, ठीक है। एक मैं और करा देता हूं उससे पहले ताकि और क्लैरिटी हो जाए। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको 2 4 6, ये 4 है, ये 6 7 8 और 9, ठीक है। सबसे पहले इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या है, इसकी रोज 1 2 3, इसमें 3 रो हैं और कॉलम 1 2, इसके अंदर 2 कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट कितने को ये भी पूछ सकता है, तो 3 दूनी 6, डायरेक्ट आप 6 एलिमेंट। और अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी इसमें आता है कि 6 एलिमेंट है, आप उसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो आप ये सोचेंगे कि 6 एलिमेंट हैं, तो अगर मैं सारे रोज रोज में ले लूं ऐसे ऐसे एक ही रो में, तो एक रो बनेगी और 6 कॉलम बनेंगे। अगर सबको कॉलम कॉलम में ले लूं तो एक कॉलम बनेगा, 6 रोज बनेंगी, ठीक है। और अगर 2 को ले लूं एक रो में, ठीक है, ऐसे 1 2 1 2 1 2, तो ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। ये 3x2,
फिर एक 2x3। इस तरीके से पॉसिबल ऑर्डर भी पूछेगा कि अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी गिनती दी हो तो इनके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन है। तो आप उनको अरेंज कर करके देखेंगे कि कितने में अरेंज कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका ऑर्डर हो गया 3x2। इसके एलिमेंट बताइए, जैसे A11 की वैल्यू हो गई 2, A32 मुझसे कोई पूछ रहा है, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 9। तो इस तरीके से ये सब इसके चलता है, मतलब नाम हो गया, ऑर्डर हो गया, एलिमेंट्स हो गया, एलिमेंट्स की पोजीशन हो गई। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि हमारा नेक्स्ट है, अब तो जरूरी है। तो टाइप्स मैंने बताया इनके एलिमेंट्स के आधार पर डिसाइड होता है, एलिमेंट्स किस तरह के हैं और एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, 3.3 हम कर रहे हैं, जिसमें आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें ये है कि जैसे सबसे पहले रो ही ले लीजिए, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स बोलते हैं, ये बुक में अच्छे से मिल जाएगा, मैं ऐसे वर्बली बता देता हूँ। रो का मतलब जिसमें एक ही रो में सारे एलिमेंट हैं, बस कॉलम है ही नहीं, तो एक ही रो है जिसमें सब अरेंज है, वो रो मैट्रिक्स हो जाएगी। कॉलम मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें कॉलम ही है एक, उसी में सारे एलिमेंट्स अरेंज हैं, तो वो कॉलम मैट्रिक्स हो गई। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई जिसके रोज और कॉलम क्या है, इक्वल है। ऐसे भी कर सकते हैं, m इंटू एम हो जाता है, ये रोज m को और कॉलम भी उतने ही है। ठीक है, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल में क्या होता है, यहाँ पे डायगोनल में एक बार समझा देता हूँ। किसी भी मैट्रिक्स को जब आप बनाते हैं तो उसमें डायगोनल से दिखता है। डायगोनल तो तब दिखेगा जब स्क्वायर होगा, ये बात जरूरी है। डायगोनल उसी का होता है जिसका स्क्वायर होगा। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, सपोज कोई ऐसी है 3 2 5 6 7 8, इसमें डायगोनल नहीं हो सकता क्योंकि ये अटक जाएगा। तो डायगोनल उसी का होगा जिसकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, पहली कंडीशन। तो 2 4 6 7 8 9 10 0 5 इस तरीके के एलिमेंट, तो इसके डायगोनल क्या होंगे, जो इस तरफ से ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो है जैसे कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल का होता है ये स्क्वायर का इसमें। तो अब ये एलिमेंट अगर कुछ भी हो, इसके अलावा सब जीरो हो, अगर ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये डायगोनल हो जाएगी। फिर ये तीनों भी सेम हो जाएं तो ये स्केलर हो जाएगी। फिर आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, आप उसको देखिए, ये तो सब आप पढ़ लेना, कुछ एक इन्फॉर्मेशन है जो बुक में मिल जाएंगे अच्छे से, मुझे भी वो उतनी याद नहीं है, तो उसको बुक से देख लेना। टाइप्स ऑफ जो यूज ज्यादा होती है वो मैं करा देता हूँ। स्क्वायर है और जिसमें है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो इसका ऑर्डर होता है वो ऐसे लिख देते हैं। अगर 2x2 की है तो 2, 3x3 की है तो 3, 4x4 की है तो 4। अगर मैं 2 की ले लूं तो वो ऐसी दिखेगी। इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं, यानी आइडेंटिटी यानी कि 1, और बाकी सब 0 होते हैं। तो आइडेंटिटी यानी डायगोनल पर 1 आ गया, एक यहाँ 1 आएगा, बाकी सब 0। तो ये होगी I2। अगर I3 हमसे कहेगा तो ऐसी 3 जगह बनेंगी, 1 2 3 ऐसे ऐसे बनेगी। इनको फिल करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 और 0 0 1, यानी कि कुछ ऐसी दिखती है ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ आप जो भी ऑपरेशन करेंगे वो एलिमेंट में फर्क नहीं पड़ता, वो वही एलिमेंट आ जाता है। तो इससे इनवर्स निकालने में बहुत मतलब बहुत जरूरत उसकी होती है। जब आप इनवर्स निकालेंगे तो आइडेंटिटी की बहुत जरूरत पड़ेगी। और ये है भी अलजेब्रा की जो आप वो पढ़ते हैं थ्योरी, तो ग्रुप्स उसमें सब में मतलब एसोसिएटिव कम्यूटेटिव के बाद इनवर्स और आइडेंटिटी ही निकाले जाते हैं। तो ये सब है, इसमें टाइप हो गए। ठीक है, एक और देख लेता हूं, नल मैट्रिक्स और है शायद हमारे पास, जीरो मैट्रिक्स। यस, नल मैट्रिक्स का क्या है, जीरो मैट्रिक्स बोल दो या नल मैट्रिक्स बोल दो, कोई भी नाम इसको दे दो, इसका मतलब है इसमें सब जीरो है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये सब जीरो है, ये सब नल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी को अगर मैं आइडेंटिटी बनाना हो 2x2 की, आई लिख दूं यहाँ और यहाँ छोटा सा 2 लिख दूं, तो ये यहाँ 1 कर दूं, यहाँ 1 कर दूं, तो ये डायगोनल का 1 1 कर दूं तो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। अब ये तो रही एक मैट्रिक्स की बात। एक मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या हो सकता है भाई, देखो एक मैट्रिक्स में एक एलिमेंट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। ठीक है, उनको आप जैसे मर्जी अरेंज कर सकते हैं। 10 एलिमेंट है तो 2 रो, 1 रो ले सकते हैं, 10 कॉलम ले सकते हैं, 10 कॉलम 1 रो ले सकते हैं, 2x5 5x2, इस तरीके से अरेंज करना आपकी अपनी मर्जी है। ऑर्डर है, उसमें एलिमेंट्स हैं उसमें, ठीक है, उसके टाइप्स हैं। उसके बाद आती है अगर 2 मैट्रिक्स हैं तो इक्वालिटी की बात होती है। ये और है एक, तो मैं बता देता हूं, जैसे 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होंगी केवल और केवल, एक मैट्रिक्स के बारे में तो आपने सब कुछ पढ़ लिया।
वो दूसरी मैट्रिक्स के बराबर तब होगी जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, और इसलिए जरूरी है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम भी हों। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिए 2 4 6 7 8 9 ये बराबर है क्या, एक्स वाई जेड पी क्यू और आर। ये बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि इनके ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलेंगे क्या, 6 के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकालोगे, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये पहले ही अनइक्वल हो गए। सो पहले तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर ये ऐसे होती, आगे एक प्रॉपर्टी और है ट्रांसपोज की, इसको ऐसे घुमा देंगे तब ये दोनों एक दूसरे के बराबर देखेंगे, फिर हम जब ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे तब हो। लेकिन पहली कंडीशन जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो फिर एलिमेंट ही नहीं मिलेंगे, तो बराबरी की तो बात कहां से आई, ठीक है। तो एक इक्वालिटी का मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, एक्सरसाइज में बहुत है, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, उसके बाद हम अपनी ये क्लास खत्म करेंगे। जैसे सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है 4 5 6 7 बराबर है एक्स वाई जेड पी। इसमें बोला है कि ये ऐसे ऐसे गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड पी। तो आप यहां लिखेंगे बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मतलब मैट्रिसेस की इक्वालिटी क्या कहती है, मैट्रिसेस की इक्वालिटी ये कहती है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं तो वो तब और तब इक्वल होंगी जब उनके कोरस्पॉन्डिंग, उनके ऑर्डर सेम हो, पहली बात। दूसरी बात, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हों। लेकिन जब ये इक्वल दिया हुआ है इसका मतलब x बराबर होगा 4 के, तो x बराबर 4 हो गया, y बराबर 5 के हो गया, और z बराबर 6 के और p बराबर 7 के। z बराबर 6 के और p बराबर 7 के, ठीक है। ये होती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। एक लास्ट क्वेश्चन में और इसका करा देता हूं, उसके बाद खत्म करते हैं। जैसे वेरिएबल की फॉर्म में भी दे देते हैं। यहाँ पे अगर दिया हुआ है x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है x माइनस वाई, यहाँ दिया हुआ है 4 और 2, ठीक है। अब बोला है कि ये दोनों इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। तो फिर से आप वही लिखेंगे बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। फिर उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये a11 है तो ये भी a11 है, फिर ये a21 है तो ये भी a21 है, और कोई होता तो वो उसी के बराबर होता। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 4 के और x माइनस वाई बराबर हो गया 2 के। मेथड लगा दिया अपना, प्लस कर दिया दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़ा, ये कट गया, 2x की वैल्यू हो गई 4 और 2 6, ठीक है। x x करके x की वैल्यू 3 आ गई, 3 उठा के इसमें पुट करी तो ये 4 माइनस 3 बराबर 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से आप जो है इक्वालिटी का मतलब ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।